गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फर्स्ट बीकॉम पार्ट 1 हिंदी माध्यम के लिए इसके पहले के लेक्चर में जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोगों ने देखा और उसी के आगे का पार्ट जो है बीकॉम पार्ट 1 हिंदी माध्यम के लिए आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो बेसिक थ्योरी है, ये बेसिक थ्योरी इसके पहले भी मैंने कहा है कि ये जो बेसिक थ्योरी है, ये बेसिक थ्योरी हमको याद रखनी है, क्योंकि आगे जहाँ पर भी अकाउंटिंग रहेगा, आप फिर बाद में एमकॉम करिए, एमबीए करिए, सीए करिए, आईसीडब्ल्यूए करिए, जो भी कोर्स आप करेंगे और अकाउंटिंग अगर वहाँ आता है तो इन सब चीज़ों का वहाँ कहीं ना कहीं अपने को काम गिरेगा। तो उस हिसाब से जो है ये सब बेसिक थ्योरी हमको ध्यान में रखनी है। वैसे अभी ये लेक्चर आपको देखते वक्त कुछ भी लिखने की जरूरी नहीं है। इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे अवेलेबल करवा के दे दूंगा। सिर्फ आपको जो है ध्यान से देखना है और समझ लेना है। तो थ्योरेटिकल जो पार्ट है यूनिट 1 का थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें का जो हिस्सा है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जिसको हिंदी में कहा जाता है, एक तो आप उसको लेखांकन मानक कहिए या फिर उसको आप प्रमाप कहिए। जो शब्द आपको एक अच्छा लगता है वो आप लिखिए। उसको मानक भी कहा जाता है या प्रमाप भी कहा जाता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो ऑल ओवर इंडिया में एक ही पद्धति से अकाउंटिंग चलना चाहिए। इसकी वजह से जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका एक फिक्स होना चाहिए करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जन्म हुआ है, ताकि ऑल ओवर इंडिया जो भी अकाउंटिंग की प्रोसीजर है, अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं, वो सभी एक जैसी फॉलो हो। यानी कहीं पर भी अकाउंटिंग को ट्रीटमेंट देते वक्त जो है अलग अलग पॉलिसीज न रहे, इसके हिसाब से जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। हमको आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर के हिसाब से जो है वो सिलेबस में अकाउंटिंग के 10 स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। तो वो 10 स्टैंडर्ड्स अपने को जो है वो आज देखने हैं, जिसको कहा गया है लेखांकन मानक, या आप उसको प्रमाप बोलिए। पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि ये प्रमाप क्यों तय किए गए हैं। प्रमाप इसलिए तय किए गए हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज है वो एक जैसी रहे, कहीं पर भी अलग अलग पॉलिसीज नहीं रहे। इसके हिसाब से ये लेखांकन मानक बनाए गए हैं। तो शुरुआत से देखते हैं अपन। पहला मानक है लेखांकन मानक 1, यानी लिखते वक्त ऐसे लिखना है कि यहां सीरियल नंबर 1 लेखांकन मानक 1। पहला लेखांकन मानक है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। फिर से मैं बता रहा हूं, लेखांकन मानक 1 ध्यान में रखना है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, जिसको ही इंग्लिश में कहा जाता है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब भले ही अपना हिंदी मीडियम रहे, लेकिन इंग्लिश के शब्द हर बार आपको ध्यान में रखने हैं, इसलिए मैंने ऊपर हिंदी और नीचे उसका जो है वो इंग्लिश में लिखा है, ताकि आपको हिंदी में भी पता रहे और इंग्लिश में भी उसको क्या बोलते हैं वो पता रहना चाहिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पहला मानक क्या है, पहला मानक ये ध्यान में रखना है कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, जिसको बोला है AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये मानक इसलिए तैयार किया गया है कि अकाउंटिंग की पॉलिसीज कौन से रहेंगी, किस प्रकार रहेंगी, उसका इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार करना है, ये सभी जो बातें हैं वो लेखांकन मानक 1 में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण में आई है। तो ये लेखांकन मानक 1 में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज है वो सभी कौन से रहेंगी, क्या रहेंगी, किस प्रकार से रहेंगी, उसका अमल किस प्रकार से होगा, इसके बारे में सभी जानकारी जो है वो लेखांकन मानक 1 में रहेंगी। लेखांकन मानक 2
इन्वेंटरी का मूल्यांकन, AS2 बोला है उसको, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। जो भी इन्वेंटरी है, सामग्री जिसको बोलते हैं, वो सामग्री बची रहने के बाद, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सामग्री जो है, पूरी की पूरी इन्वेंटरी जो बेची गई है, कई बार जो है स्टॉक में पड़ी रहती है, तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है, उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी है और वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी है। ये इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए गए हैं कि हो सकता है कि अगर स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए जाएंगे तो कोई भी इन्वेंटरी का वैल्यूएशन अपने हिसाब से करेगा, फिर वो एक्चुअल नहीं रहेगा। इसलिए इन्वेंटरी का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में इन्वेंटरी का वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है, किस मेथड से करना है, उसकी जो है वो विधिवत जानकारी पूरी दी हुई है, ताकि ऑल ओवर इंडिया जो है सभी इन्वेंटरी का वैल्यूएशन जो है वो एक प्रकार से ही रहना चाहिए। इसलिए यानी इसमें ध्यान में रखने लायक बात यह है कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते वक्त जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी गई है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, मेथड से ही उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 है। लेखांकन मानक 3, लेखांकन मानक 3 में क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसको बोला है AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से, यानी कब बोला है कि कैश बिजनेस में आई, ये कब बोला जाएगा, या बिजनेस में से कैश गई, ये कब बोला जाएगा, इसकी भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर थ्रू अगर पैसा आता है तो ही उसको इनफ्लो ऑफ कैश समझना है, और वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर थ्रू अगर पैसा जाता है तो आउटफ्लो ऑफ कैश समझना है। इसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसलिए ये बोला है कि रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी ऑल ओवर इंडिया जो है वो एक ही प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होंगी कि कौन सी कैश आ रही है, कौन सी कैश बिजनेस में से जा रही है। इसके मानक इसमें लेखांकन मानक 3 में तय किए गए हैं कि किस प्रकार से रोकड़ आएगी, किस प्रकार से रोकड़ जाएगी। उसके बाद में चौथा पॉइंट, लेखांकन मानक 4 जिसको बोला है आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद की घटित घटनाएं एवं संदिग्धताएं। लेखांकन मानक 4 में फिर से बता देता हूं, आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद की घटित घटनाएं एवं संदिग्धताएं। AS4, contingencies and event occurring after the balance sheet date। कई बार ऐसा होता है कि कांटे पे जब अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, 31 मार्च है, चेक दे दिया, 31 तारीख को चेक दे दिया, क्लियर होने का है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार के जो व्यवहार है अंतिम तिथि में किए गए और जिसकी बाद में एंट्री आने वाली है, तो उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इसका उल्लेख ये लेखांकन मानक 4 में है कि उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया वो चीज को वैसी ही ट्रीटमेंट दी जाएंगी, कहीं पर भी उसको अलग ट्रीटमेंट नहीं दी जाएंगी। अगर अलग ट्रीटमेंट दी जाती है तो ऑडिटर उसको बाहर निकालेगा। यानी इस प्रोसीजर से यह है कि ऐसी गतिविधियां जो आर्थिक वर्ष के एकदम आखिरी दिन में होती है और उसका इफेक्ट बाद में आता है, तो उसको किस प्रकार से लेना है इसके बारे में उल्लेख जो है वो ये लेखांकन मानक 4 में दिया हुआ है। उसके बाद में लेखांकन मानक 5 जिसमें बोला है अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि पूर्व अवधि की मदे एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, जिसको बोला है AS5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेक चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर चेंज की गई है तो उसका स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए। इसलिए बोला है कि अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि पूर्व अवधि की मदे एवं
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर किया जाता है तो उसमें उसका उल्लेख होना चाहिए कि इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। उसके बाद नंबर 6 लेखांकन मानक 6 जिसको बोला है रास लेखांकन, जिसको बोला है AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन की कई सारी मेथड है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मानक, ये मानक में ये बताया जाता है कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कौन सी मेथड रखना है, ये पर्टिकुलर जो असेट है कौन सी असेट पे कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेसमैन अपने सुई के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा, ऐसा नहीं है। तो इसके मानक तय किए गए हैं कि कौन से असेट पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसके मानक जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में दिया गया है। अभी हाल ही में ये मानक को 10 के साथ जो है वो मर्ज कर दिया गया है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है अभी हाल ही में उसका जो मर्जर है वो अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट में कर दिया है। लेकिन आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये तय किया जाता है कि डेप्रिसिएशन किस प्रकार चार्ज किया जाएगा और कौन से एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, इसके मानक जो है वो इसमें तय होते हैं। नंबर 7 जो है लेखांकन मानक 7 जिसको बोला है निर्माणी ठेकों के लिए लेखांकन, जिसको बोला है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है उसमें किस प्रकार अकाउंटिंग रहना चाहिए, उसके मानक जो है वो लेखांकन मानक 7 में तय किए गए हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो है उसके मानक इसमें नंबर 7 में है। नंबर 8 लेखांकन मानक 8 अनुसंधान एवं विकास के लिए लेखांकन, जिसको बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाल ही में ये लेखांकन मानक प्रभावहीन हो गया है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसका मर्जर किया गया है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है लेखांकन मानक 8 के बारे में कि ये अभी प्रभावहीन हो चुका है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 द्वारा। पॉइंट नंबर 9 लेखांकन मानक 9 जिसको बोला है आगम मान्यता AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की रेवेन्यू, इसमें ये मानक तय किया गया है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ, कब मिला, इसके मानक कब बोलेंगे कि आपको रेवेन्यू मिला है, कब रिकॉग्नाइज हुआ, इसके जो है मानक इसमें तय किए गए हैं। और लेखांकन मानक 10 जिसमें बोला है स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन, जिसको बोला है AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट में ये तय किया गया है कि कौन सी असेट्स को आप फिक्स असेट कहेंगे, उसके मानक तैयार किए गए हैं कि फिक्स असेट किसको कहा जाए। तो ये सब जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अपने को ध्यान में रखने हैं। कई बार जो है इस पर प्रश्न पूछा जाता है 8 मार्क के लिए, लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो बेसिक सब अकाउंटिंग में आता है। आप जब भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं उसमें आएगा, तो उस हिसाब से ये ध्यान में रखना है। अभी आपने नहीं भी लिखा होगा तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ उसको अच्छे से समझ ले। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।